हेलो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्राचीन कालीन राज्य के प्रकार। कि प्राचीन काल में राज्य कितने प्रकार के होते थे। बच्चों, प्राचीन भारत में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था। राजतंत्र आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में राजतंत्र और गणतंत्र के विषय में समझाया था कि राजतंत्र किसे कहते हैं और गणतंत्र किसे कहते हैं। तो राजतंत्र जो होता था उसमें राजा की सत्ता होती थी, और जो गणतंत्र होता था वह जनों या उसमें गणों के ही हाथों में सत्ता होती थी। तो प्राचीन भारत में सामान्यतः राजतंत्र का ही प्रचलन था, जिसके शासन सत्ता एक वंशानुगत राजा के हाथ में होती थी। वंशानुगत जिसका अर्थ है कि राजा का पुत्र का राजा बनना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी राज परिवारों के ही सदस्य राजा बनते थे, जो वंशानुगत चलता आ रहा था। किंतु प्राचीन साहित्य एवं विदेशी लेखकों के विवरण से पता चलता है कि राजतंत्रात्मक राज्यों के साथ ही साथ प्राचीन इतिहास के विभिन्न युगों में कुछ अन्य प्रकार के राज्य भी थे। आपने ये जाना कि प्राचीन भारत में जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्रात्मक थी, लेकिन हमें जो साहित्यिक साक्ष्य मिलते हैं और जो विदेशी विवरण है उनसे यह ज्ञात होता है कि राजतंत्रात्मक सत्ता के होने के साथ साथ कुछ अन्य प्रकार के राज्य भी मिले हैं, जिनका विवरण हम नीचे आप लोगों को समझाएंगे। तो वे कौन कौन से राज्य थे, कितने प्रकार के राज्य थे, आज हमें इसी को पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक ही है कि प्राचीन कालीन राज्य के प्रकार। तो पहला जो प्रकार है वो है गणराज्य। गणराज्य में इस कोटि के अंतर्गत वे राज्य आते हैं जिनका कि संचालन किसी एक व्यक्ति विशेष के द्वारा न होकर एक समूह के द्वारा किया जाता है, जिसमें किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होती है, जब एक समूह के हाथ में सत्ता होती है। और इसी विषय में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने कहा है कि चूँकि गण से समूह का बोध होता है, गण का ही समूह का तो अतः गणराज्य का अभिप्राय उस समूह के द्वारा संचालित राज्य से होगा। मतलब उस राज्य का संचालन अगर कोई समूह कर रहा है तो वो गणराज्य कहलाएगा। गणराज्य बहुत व्यक्तियों के द्वारा संचालित होता था, और इसी कारण हम देखते हैं कि कालांतर में यह शब्द प्रजातांत्रिक राज्य के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। इसका उल्लेख हम महाभारत से भी प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में गणराज्य का जो विवरण है उसमें लिखा गया है कि गणराज्य अपनी सुव्यवस्था के लिए जाने जाते थे। तो बच्चों, इन प्रकार के विवरणों से यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में प्रजातांत्रिक या गणराज्य के शासन पद्धति का भी होना शासन पद्धति विद्यमान थी। बच्चों, हम अब अपने नेक्स्ट राज्य पर आते हैं, वो है स्वराज्य शासन प्रणाली से शासित राज्य। बच्चों, इन स्वराज्यों में कतिपय कुलीन श्रेणियों का, कुलीन उच्च
वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है या उच्च वर्ण वालों के लिए कुलीन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ये कहा गया है कि स्वराज्यों में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था और सब शासक कुलों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। समानों में व्यक्ति को ही स्वराट के पद पर नियत किया जाता था तथा इन स्वराज्यों का उल्लेख यजुर्वेद में भी आया है। इन शासन विधानों के अनुसार जो सर्वोपरि सत्ता का अधिकारी बनता था उसका भी राज्याभिषेक आवश्यक समझा जाता था, क्योंकि आर्य शासकों के अनुसार मूर्धाभिषिक्त होना अनिवार्य सा हो गया था। केवल धर्मच्युत यवनों का अभिषेक नहीं होता था। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट राज्य के जो प्रकार है वो है वैराज्य शासन प्रणाली से शासित राज्य। इसके अंतर्गत वैराज्य जनपद वे कहलाते थे जहाँ पर जनता स्वयं शासन करती थी। जहाँ पर जनता स्वयं शासन करती थी वे वैराज्य जनपद कहलाते थे और जिनमें कोई राजा नहीं होता था। इसका अर्थ ये है कि वे राज्य जहाँ पे जनता ही शासन करती थी और वहाँ कोई राजा नहीं होता था, वे वैराज्य जनपद कहलाते थे। यह संभवतः गणतंत्र जनपदों का परिचायक है। इस संबंध में सुप्रसिद्ध डॉक्टर अल्तेकर का अभिमत है कि वैराज्य शब्द से प्रायः गणतंत्र का निर्देश होता है। गणतंत्र का ही अर्थ है कि जहाँ पे जनता शासन करती हो या जहाँ प्रजा का शासन हो, तो वैराज्य भी उसी परिप्रेक्ष्य में आता है। वैराज्य शब्द प्रायः गणतंत्र का निर्देश होता है जिस शासन संस्था में राजा नहीं रहता था, वह वैराज्य की संज्ञा से अभिहित या संबोधित किया जाता था। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट राज्य के प्रकार है वो है भोज्य राज्य शासन प्रणाली से शासित राज्य। तो बच्चों इसके अंतर्गत इस प्रकार की शासन प्रणाली के अंतर्गत एक से अधिक शासकों का शासन का अधिकार था। इस संबंध में या इस शासन प्रणाली के संबंध में अशोक के शिलालेख तथा ऐतरेय ब्राह्मण और त्रिपिटक आदि से हमें काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है तथा महाभारत के अंतर्गत जिन विभिन्न शासकों का उल्लेख किया गया है उनमें भोज्य का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है तथा इस संबंध में डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल का विचार है कि यह ध्यान देने योग्य की बात है कि इस जाति का नाम भोज उसके शासकों के कारण पड़ा था। आगे चलकर इन भोजों का उल्लेख परवर्ती साहित्य में यादवों की एक शाखा के रूप में किया गया है। ये यादव प्रारंभ में आपस में अंधक वृष्टि नामक दो प्रजातंत्रों के मध्य द्वंद्व रखते थे। ऐतरेय ब्राह्मण यह बतलाता है कि सतवत लोगों के अंतर्गत इसी भोज्य शासन प्रणाली का प्रसार था। इसके विषय में पाए जाने वाले उल्लेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पूर्वी भारत में इस प्रकार की शासन प्रणाली का प्रचलन था। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट राज्य के प्रकार है वो है द्वैध राज्य शासन प्रणाली से शासित राज्य। इस प्रकार की शासन प्रणाली का उल्लेख कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में द्वैराज्य शासन प्रणाली के साथ में ही किया है। वास्तव में यह शासन प्रणाली भी चाणक्य के मतानुसार आपसी भेदभाव के कारण नष्ट हो जाती है। बच्चों अभी आपने दो नाम सुना कि कौटिल्य और चाणक्य। तो बच्चों आपको पता होगा कि कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। तो बच्चों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा।
आगे चलते हैं बच्चों। इस प्रकार की शासन प्रणाली में 2 शासकों का शासन होता था। बच्चों इसमें नाम से आपको क्लियर हो गया कि ये द्वैध राज्य, अर्थात द्वय मतलब 2 शासकों का शासन। तो इस प्रकार के शासन प्रणाली में 2 शासकों का शासन होता था। भिक्षुओं को जैन ग्रंथों में इस प्रकार का उपदेश दिया गया है कि वे द्वय राज्य के अंतर्गत कभी भी निवास न करें। जो जैन भिक्षु होते थे उनके लिए ये उपदेश दिया गया था कि वे द्वय राज्य, जहाँ पे 2 शासक शासन कर रहे हों एक साथ, वहाँ वे निवास न करें। इसी विषय में डॉक्टर भंडारकर ने इनकी समता प्राचीन स्पार्टा में होने वाले 2 राजाओं के द्वारा शासन से दिया है। इस प्रकार का उल्लेख महाभारत में आता है। बच्चों अब अपने नेक्स्ट राज्य के प्रकार की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो नेक्स्ट राज्य का प्रकार है वो है कुलीन राज्य शासन प्रणाली से शासित राज्य। बच्चों कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंतर्गत इस शासन व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत शासनात्मक सत्ता किसी व्यक्ति विशेष के हाथ में न होकर किसी समूह के हाथ में होती थी। जो कुलीन राज्य था उसमें किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन की सत्ता नहीं होती थी, बल्कि किसी समूह के हाथ में होती थी। डॉक्टर भंडारकर ने लिखा है कि इस प्रकार के उदाहरण सामने आते हैं कि मौर्यों की विजय के पूर्व मगध का शासन शिशुनाग तथा नंद वंश के द्वारा मिलकर किया जाता था। इसके बाद की स्थिति यह आई कि मगध का शासन 10 शासकों के द्वारा संचालित किया जाता था। यहाँ पे नंद वंश की बात होती है, जहाँ पे एक शासक और उसके 9 पुत्र ने शासन किया था, जिसके 9 नंद भी कहा जाता है। उसकी चर्चा हो रही है कि मगध का शासन 10 शासकों के द्वारा संचालित किया गया था। और पौराणिक विवरणों में इस प्रकार कहा गया है कि नंद वंश के साथ उसके 8 पुत्र, हाँ बच्चों 8 पुत्र थे नंद वंश में, 8 वो एक शासक, पूरे 9 हुए थे तो 9 नंद, उसके 8 पुत्र मिलकर सभी एक साथ शासन करते थे। तो कुलीन राज्य के अंदर जो शासन प्रणाली थी वो ये थी कि इसकी जो शासन सत्ता थी किसी एक विशेष व्यक्ति के हाथ में न होकर एक समूह के हाथ में होती थी और कई लोग मिलकर शासन करते थे। अब हमारा नेक्स्ट राज्य जो है राज्य के प्रकार के अंतर्गत आता है वो है अराजक राज्य शासन प्रणाली से शासित राज्य। यह एक विशेष प्रकार की शासन व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति राजा के रूप में निर्धारित नहीं होता था। उन लोगों का मत था कि धार्मिक ग्रंथ एवं नीतिशास्त्र की मान्यताओं का पालन करने से राज्य का कार्य उतनी ही व्यवस्था के साथ चल सकता है जितना कि राजा के होने से। इस प्रकार की शासन प्रणाली को खुलकर महाभारत में की गई है। उसमें यह भी उल्लेख है कि इस प्रकार की शासन प्रणाली जब असफल होने लगी तभी उसका स्थान आकर नृपतंत्र ने ले लिया। नृपतंत्र जहाँ पे राजा का शासन होता है, नृप का अर्थ ही होता है राजा। डॉक्टर जायसवाल का विचार है कि इस प्रकार की शासन प्रणाली प्राचीन भारत में अवश्य ही प्रचलित रही होगी। यह एकमात्र कोरी कल्पना नहीं है, इसकी पुष्टि एक जैन सूत्र से भी हो जाती है। अन्य प्रकार की शासन प्रणालियों के उल्लेख के साथ ही जैन सूत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की शासनात्मक पद्धति का उल्लेख मिलता है। अर्थात जो अराजक राज्य था उसमें किसी राजा का शासन ही नहीं होता था, बिना राजा के ही शासन चलाया जाता था, वो अराजक राज्य के अंतर्गत आता था।
बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट राज्य के प्रकार है वो है राजन्य शासन प्रणाली से शासित राज्य। बच्चों इस प्रकार की शासन प्रणाली में यह अनिवार्य समझा जाता था कि शासन का गद्दी पर बैठने से पूर्व, मतलब शासक गद्दी पर नहीं बैठा है उसके पहले ही उसका राज्याभिषेक किया जाए तथा शासन के अस्तित्व को उस दशा में अस्वीकार कर दिया जाता था, जबकि शासक का राज्याभिषेक ही न किया गया हो। सभी शासक इस प्रकार की शपथ लेते थे कि वे धर्मपूर्वक शासन का संचालन करेंगे। इसमें उदाहरण के लिए हम लिच्छवी और मल्ल को रख सकते हैं। बच्चों आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि प्राचीन भारत में जो राजतंत्रात्मक सत्ता थी उसके अलावा भी गणराज्य, वैराज्य, भोज्य राज्य, द्वैध राज्य, कुलीन राज्य, अराजक राज्य और राजन्य शासन प्रणाली से शासित राज्य, ये शासन प्रणाली विभिन्न युगों में प्रचलित थी, जिनको हम विदेशी यात्रियों के विवरण से तथा साहित्यिक साक्ष्यों से भी प्रमाणित कर सकते हैं। बच्चों अब ये हम लोग जान लेते हैं कि इस टॉपिक पे एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग नोट ज़रूर कर लीजिएगा कि किस टाइप से इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे कि ऐसे भी पूछ सकता है एग्ज़ाम में कि प्राचीन भारत में कितने प्रकार के राज्य पाए जाते थे और उनको आप एक दूसरे से किस प्रकार से पृथक कर सकते हैं, या फिर प्राचीन भारत में राज्य के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और जैसे कि ऐसे भी आता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में ज्ञात विभिन्न प्रकार के राज्यों का विवरण दीजिए और प्राचीन भारत में राज्य के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ओके बच्चों, तो आपको उम्मीद है कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि प्राचीन कालीन राज्य के कितने प्रकार थे।